अनुशासनात्मक कार्यवाही। आज हम जानेंगे कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही किस दौरान की जाती है, कितने दिवस में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, विभागीय जांच कितने दिवसों में होती है, कर्मचारी के हित में क्या कार्य होता है तथा कर्मचारी का इसमें क्या नुकसान या क्या फायदा होता है, विभागीय जांच प्रक्रिया क्या होती है, यह रोकी गई वेतन वृद्धियाँ, संचयी असंचयी प्रभाव, निलंबन कैसे होता है तथा निलंबन से बहाली कैसे होती है, सेवा मुक्ति कैसे की जाती है किसी कार्रवाई के दौरान तथा निष्कासन कैसे किया जाता है और बचने के क्या उपाय है तथा धाराएं कौन कौन सी धाराएं लगती है कौन कौन से कार्य करने पर, सब कुछ हम जानेंगे शिक्षक सेवा नियम मार्गदर्शिका के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अधिकतर कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई के डर से हमें सतर्क भी रहना होता है ताकि हम कार्य के प्रति लापरवाही ना कर सके। तो आइए हम जानते हैं इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में। शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रायः उनके द्वारा शासकीय सेवा के आचरण नियमों का पालन न करने, शासन के आदेशों की अवहेलना, उदासीनता, लापरवाही एवं उनका पालन न करने पर शासन संस्था, कार्यालय प्रमुख, नियुक्ति अधिकारी अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। विभागीय जांच, कारण बताओ सूचना पत्र व निलंबन आदि स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही कर दंड के प्रावधान किए गए हैं। विभागीय जांच, अब हम देखते हैं विभागीय जांच किस प्रकार होती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के अनुसार विभागीय जांच न्यायालयीन प्रक्रिया की तहत है, अतः जांच अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का यथावत पालन कर ही जांच करना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रायः विभागीय जांच करनी ही पड़ती है, अतः जांच प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। किसी भी शासकीय सेवक के खिलाफ शिकायती पत्र प्राप्त होने के पश्चात अनुशासित अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच कराई जा सकती है। प्रारंभिक जांच के में जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर उसे शिकायती पत्र समेत अन्य दस्तावेज सौंपकर तय समय सीमा में जांच कर अनुशासित अधिकारी को प्रतिवेदन सौंपना होता है। जांच अधिकारी शिकायती पत्र का अध्ययन कर शासकीय सेवक को समय सीमा देकर स्पष्टीकरण मांगता है। शिकायती पत्र में उल्लेखित स्थान, तथ्य और साक्ष्य को एकत्रित कर दोनों ही पक्षों के लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच अधिकारी अपना प्रतिवेदन अनुशासित अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुशासित अधिकारी प्रतिवेदन अनुशासित अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुशासित अधिकारी प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जांच कराने की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक जांच कराए बिना ही विभागीय जांच कराने के आदेश प्रस्तावित कर सकता है। अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत का मामला आता है तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम 3 लागू होता है। वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई समिति को ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासित अधिकारी द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी समझा जाएगा। आइए विभागीय जांच को हम समझते हैं। विभागीय जांच डीई प्रक्रिया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 की धारा 14, 1 व 15 के अनुसार अनुशासित अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को जांच करने के लिए आदेशित कर सकता है। अनुशासित अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी को नियुक्ति पत्र, आरोप पत्र, दस्तावेज व साक्ष्य सूची भी सौंप दी जाती है। जांच अधिकारी शासकीय सेवक को उस पर लगाए गए आरोपों के प्रतिवाद करने के लिए लिखित कथन देने के लिए उल्लेखित करेगा। इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। आवश्यक होने पर शासकीय सेवक को व्यक्ति सह सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। प्रतिवाद का लिखित कथन प्राप्त होने के पश्चात जांच अधिकारी शिकायतकर्ता का पक्ष जानने के लिए उसको लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करेगा। दोनों ही पक्षों
के लिखित बयानों व व्यक्ति सह सुनवाई के समक्ष हुई प्रक्रिया को लिपिबद्ध किया जाएगा। जिन आरोपों को शासकीय सेवक स्वीकार कर लेता है उसके संबंध में नियम 15 के अधीन अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा तथा जिन आरोपों का शासकीय सेवक प्रतिवाद करता है उन पर उपलब्ध साक्ष्य की मदद से जांच अधिकारी अपने निष्कर्ष निकालेगा। नेक्स्ट बिंदु है जांच अधिकारी के समक्ष शासकीय सेवक व शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए उल्लेखित किए गए दिनांक पर उपस्थित नहीं होते हैं या अपने आरोप या प्रतिवाद पर अपने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करते या जांच अधिकारी के सामने व्यक्ति सह उपस्थिति नहीं देते हैं या ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो जांच अधिकारी को यह अधिकार होता है कि ऐसे मामलों में एक पक्षीय निर्णय ले। अब देखते हैं जांच समाप्त होने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें क्या क्या होता है। आरोप पत्रों तथा कदाचार का विवरण होता है। ख नंबर पर प्रत्येक आरोप के संबंध में शासकीय सेवक का प्रतिवाद होता है। ग नंबर प्रत्येक आरोप के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। फिर घ नंबर प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष व उसके कारण जाने जाते हैं। जांच अधिकारी को उपलब्ध दस्तावेजों व प्रपत्रों पर प्रतिकांक अंकित करना होते हैं जो कि आर्टिकल P1, P2, P3 व XP1, P2, XP3 के रूप में होते हैं। जांच अधिकारी किसी भी स्थिति में अपने प्रतिवेदन में दंड प्रस्तावित नहीं करेगा। जांच अधिकारी प्रतिवेदन के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है जांच अधिकारी केवल जांच करेंगे और वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दोषी है या नहीं है, बाकी की कार्यवाही आगे होती है। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन पर अनुशासित अधिकारी शासकीय सेवक पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 की धारा 10 के अनुसार शक्तियां अधिरोपित कर सकता है। अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार की शक्तियां के द्वारा शासकीय सेवक को दंड दिया जा सकता है। लघु शास्ति। आइए हम यहाँ धाराओं के अनुसार जानते हैं कि किन किन धाराओं पर क्या क्या कार्रवाई होगी। धारा 10 खंड 1 परिनिंदा। धारा 10 खंड 2 उसकी पदोन्नति रोकना। धारा 10 खंड 3 शासन को पहुंचाई गई हानि की पूर्णतया आंशिक वसूली करना। धारा 10 खंड 4 वेतन वृद्धि रोकना। अब दीर्घ शास्ति इसमें देखते हैं क्या क्या कार्रवाई होती है। धारा 10 खंड 6 अवनत करके वेतनमान निम्नतर ग्रेड में निम्नतर पद पर निम्नतर सेवा में लाया जाना। धारा 10 खंड 7 अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाती है इस धारा के तहत। धारा 10 खंड 8 सेवा से हटाया जाना। अब आगे हम समझते हैं रोकी गई वेतन वृद्धियाँ, खोलना, संचयी असंचयी प्रभावी। इसमें क्या प्रोसेस होती है। शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच आदि के फलस्वरूप दोषी पाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले दंड के कारण शासकीय सेवकों की आगामी वेतन वृद्धियां संचयी या असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धियां आदेशों के अनुसार बाद में खोली जा सकती है। यदि शासकीय सेवक की एक या दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई हो तो शासकीय सेवक को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि हमेशा के लिए देय नहीं होगी। उसी प्रकार असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने पर उसे अगली वेतन वृद्धि देय नहीं होगी, किंतु वेतन वृद्धि खोलने पर उसकी रोकी गई वेतन वृद्धि निरंतर होगी तथा रोकी गई वेतन वृद्धि का कोई एरियर प्राप्त नहीं होगा। भाई उसकी रोकी गई वेतन वृद्धि का एरियर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वह हर साल मतलब उस का बेनिफिट उसे मिलता रहेगा।
अब निलंबन किस प्रकार होता है, इसकी क्या कार्रवाई होती है, यह भी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 की धारा 9 के अनुसार किसी शासकीय सेवक को नियंत्रण अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है अगर शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोप हो या आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप दोषारोपण या अन्य किसी कारण से उसे 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखा गया हो तो उसे निलंबित किया जाता है। निलंबन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दोषी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अपने कार्यालय के कर्मचारियों को प्रभावित नहीं कर सके, आरोपों से संबंधित साक्ष्य नष्ट ना कर सके। निलंबन के प्रभाव स्वरूप शासकीय सेवक कर्मचारी को उसके कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। जहां किसी शासकीय सेवक को उक्त नियम की धारा 9(1) के खंड क के अधीन निलंबित किया गया, वहां निलंबन आदेश पर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नियम 14 के अधीन जांच किया जाना प्रस्तावित है। अब आगे देखते हैं, निलंबन अवधि में शासकीय सेवक को वेतन के स्थान पर जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होती है। प्रथम 3 माह तक मूल वेतन प्लस ग्रेड पे का 50% तथा उस पर प्रचलित दर से महंगाई भत्ते की गणना कर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। 3 माह तक निलंबन की अवधि समाप्त नहीं होने पर जीवन निर्वाह भत्ता 75% तक किया जाता है। नेक्स्ट है, निलंबन अवधि में GIS का कटौती किया जाता है, शेष कटौतियों को स्थगित किया जाता है। निलंबन में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लाभ की पात्रता होती है। निलंबित व्यक्ति को आदेश में उल्लेखित अपने मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण की उपस्थिति देनी चाहिए। पदस्थापना के आदेशों का भी निलंबन समाप्ति पर पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, निलंबन काल में शासकीय सेवक को कार्यालय में उपस्थित होने या उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होकर मुख्यालय पर मौजूदगी ही आवश्यक है। मतलब कर्मचारी जो है निलंबन की अवधि में अपने कार्यालय तो जाएगा लेकिन वहाँ पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसे हस्ताक्षर नहीं करना होगा। निलंबन काल में मुख्यालय परिवर्तन किया जा सकता है। लोकहित में होने पर स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। मतलब निलंबन अवधि में उसका कार्यालय परिवर्तित कर सकते हैं, मुख्यालय कहीं और वह रख सकता है। निलंबन में जारी आरोप पत्र के तामील न होने या टाल मटोल करने पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध नहीं होती है, वह निलंबन कायम रहता है। 90 दिन में आरोप पत्र जारी न होने पर निलंबन आदेश प्रतिसंहत हो जाएगा या निलंबन अवधि सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य मानी जाएगी। अगर शासकीय सेवक भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में निहित दांडिक अपराध में संलग्न होना साबित होता है तो सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जाता है। निलंबन में वेतन वृद्धि देय नहीं होती है, यह वृद्धि ड्यूटी मानी जाने पर ही देय होगी। निलंबन अवधि में कोई भी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। निलंबन अवधि में कोई अवकाश भी देय नहीं है। निलंबित रहते हुए सेवानिवृत्ति पर प्रकरण के निराकरण उपरांत ही पेंशन आदि व अन्य लाभ देय होंगे। नियमों में अंतिम पेंशन का प्रावधान है। निलंबन में मृत्यु पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होकर वह अवधि समस्त प्रयोजन के लिए कर्तव्य मानी जाती है। आगे हम निलंबन से बहाली की प्रोसेस सुनते हैं। इसमें क्या है प्रक्रिया निलंबन से बहाली की। जिन शासकीय सेवकों के निलंबन को 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन प्रकरणों पर विचार करने के लिए राज्य स्तर, संभाग स्तर व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। यह समिति निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर विचार करेगा कि संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन पर बने रहना आवश्यक है या नहीं। यदि निलंबन
पर बना रहना आवश्यक नहीं पाया जाता है तो संबंधित का निलंबन समाप्त करने का आधार को बताते हुए अनुशंसा समिति द्वारा की जा सकेगी। यदि शासकीय सेवक का निलंबन आगे भी निरंतर रखा जाना आवश्यक है तो समिति द्वारा निलंबन निरंतर रखे जाने का आधार बताते हुए अनुशंसा की जाएगी। यद्यपि आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 की धारा 9 के उप नियम 1 के अधीन किए गए निलंबन से बहाली के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें लोकायुक्त, राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य एजेंसियों द्वारा आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाने से निलंबित किया गया है, उन पर उक्त निर्देश लागू नहीं होंगे। आइए लास्ट के कुछ बिंदु देखते हैं हम। सेवा मुक्ति तथा निष्कासन ये किस प्रकार किया जाता है। शासकीय सेवक कर्मचारी को अगर उसके विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों के सिद्ध होने पर शासन द्वारा सेवा मुक्ति दी जाती है तो सेवा मुक्ति के पश्चात साधारणतः भविष्य में वह शासकीय सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी सेवा में रहते हुए, एक नौकरी में रहते हुए अगर उसे निष्कासित किया जाता है, सेवा मुक्ति दी जाती है तो अन्य कोई भी शासकीय सेवा में फिर नहीं कार्य कर सकता। मतलब उसे वो पात्रता होगी ही नहीं कि वो अन्य कोई शासकीय नौकरी कर सके। इस प्रकार वह शासन के अंतर्गत नौकरी पाने के योग्य नहीं रहता है। सेवा मुक्ति की तिथि में से शासकीय सेवक कर्मचारी को किसी प्रकार के वेतन या भत्ता पाने की भी पात्रता नहीं रहती है। अब निष्कासन की हम क्या प्रक्रिया है वह भी शॉर्ट में दी हुई है, समझ लेते हैं। अगर आरोप सिद्ध होता है तो शासकीय सेवक को निष्कासन का दंड दिया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। निष्कासन की तिथि से शासकीय सेवक को किसी वेतन या भत्ता पाने की पात्रता नहीं रहती है। शिक्षक साथियों तथा मेरे समस्त शासकीय कर्मचारी साथियों, ये वेरी इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसका नॉलेज जिसको सभी के पास होना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं नए अपडेट, नए आदेश और नए न्यूज़ के साथ हमेशा आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।